हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन की शादी गांव में होनी थी क्योंकि सुमन का पूरा परिवार गांव में ही रहता था। चाचा चाची, दादा दादी। अब सुमन अपने मम्मी पापा के साथ गांव आती है और शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी थी। और गांव आकर सुमन की चाची की लड़की काजल अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश होती है। दीदी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपकी शादी यहाँ हो रही है। घर में पहली शादी है। हाँ, खुशी भी क्यों ना हो, घर की लाडली बेटी की जो शादी है। लेकिन इस गांव में आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अच्छा दीदी, ऐसा क्यों? यहाँ भी शहर जैसी बहुत सी सुविधा है। अब सुमन अपनी चाची विमला से मिलने जाती है और अपनी चाची को देखकर काजल से धीरे से कहती है, काजल, ये इन्हें क्या हुआ? ये ऐसी क्यों दिख रही हैं? इनके मुंह पर कुछ तो मिसिंग है, पर क्या? अरे दीदी, इनकी एक आईब्रो गायब है। आप ठीक से देखो तो। दरअसल हमारे पास एक ब्यूटी पार्लर वाली दीदी है, उन्होंने ये किया है। क्या? इसलिए मैं कह रही थी मुझे गांव में शादी नहीं करनी, लेकिन नहीं, माँ मानने को तैयार ही नहीं थी। अब शादी की तैयारियों के बीच देर शाम काजल अपनी बड़ी मम्मी उमा से कहती है, बड़ी मम्मी, शादी को बस 10 दिन ही है, तो कल सुमन दीदी को ब्यूटी पार्लर लेकर जाना है। अभी इनका मैनीक्योर और पेडिक्योर ये सब शुरू होगा। हाँ, करवा लेना काजल तुम। बाकी एक बार सुमन से भी पूछ लेना। अब अगले रोज करीब दोपहर के 2 बजे ही काजल और सुमन शादी के मेकअप के लिए बुकिंग करने के लिए जाते हैं। और अब काजल पहले तो सुमन को गांव की एक भाभी के घर लेकर जाती है। भाभी, कैसी हैं आप? ये मेरी बड़ी बहन सुमन है, शहर से आई है। अगले सप्ताह ही इनकी शादी है। बहन तो तुम्हारी बड़ी ही सुंदर है, तो ब्यूटी पार्लर के लिए आई हो? अरे हाँ भाभी, बताओ कितना क्या लोगी मेकअप का, और कैसा मेकअप करोगी ये भी बता देना। हाँ जी, अगर आपके पास दुल्हन के ब्राइडल की फोटो हो जिनका आपने पहले मेकअप किया हो तो वो दिखा देती, तो मैं देखकर बता देती कौन सा बेस्ट है। हाँ भाभी, आपने जब पटना वाली की बेटी का मेकअप किया था ना, क्या मेकअप था, सब कह रहे थे। देखो तो कितनी अच्छी लग रही है। वैसे तो इसके मुंह पर भी देखा नहीं जाता। अरे ये तो सच है काजल, ऊ तो हम ही थे जो ऊ को सुंदर बना दिए, वरना तो ऊ का मुंह ही ऐसा है। मुझे दिखा दीजिए कि आप कैसा मेकअप करती हैं, ताकि मैं फाइनल कर पाऊँ। अब गांव की ब्यूटी पार्लर वाली भाभी अपने फोन में मेकअप किए हुए कई फोटोज सुमन और काजल को दिखाती है, जिसे देखकर सुमन हैरान रह जाती है, क्योंकि उन फोटोज में लड़कियों का ऐसा मेकअप किया था जिसे देखकर दूल्हा भी डर कर भाग जाता। अब सुमन अपने मन में सोचती है, ना जाने कहाँ ही आकर फंस गई हूँ मैं तो। अब इसे मैं कैसे मना करूँ? और ये काजल की बच्ची भी तो इसकी कम तारीफ नहीं कर रही थी। दीदी देखो, यही है वो पटना वाली की बेटी जिसके बारे में हम अभी बताए हैं तुमको। अरे वाह, सच में मेकअप तो बहुत अच्छा है। अभी चलते हैं, आकर बाद में एडवांस देकर जाएंगे आपको। सच्ची दीदी, तुमको पसंद आया ना? अरे भाभी, क्या बात है, तुम एक दिन ही गांव का नाम जरूर रोशन करोगी। वैसे कर भी रही हो, इनके बेटे का नाम रोशन है। तो कौन सा ब्राइडल करवाना है हमको बता दो, हम सामान मंगवा लेंगे। और आते हुए हम आपको एडवांस देते हुए बता देंगे क्या करवाना है। अब जल्दी से सुमन और काजल वहाँ से निकलते हैं और सुमन वहाँ से निकलते ही काजल से कहती है, देख काजल, मुझे अपनी शादी में बहुत ही सुंदर दिखना है। दूसरी बात, शादी एक बार होती है, और ये जो मेकअप दिखा रही थी ना, उस पर मुझे गुस्सा आ रहा था और हंसी भी। दीदी देखो, यहाँ ऐसा ही मेकअप किया जाता है, आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। वैसे दीदी सच कहें तो यही मम्मी की आईब्रो उड़ाई थी। क्या? तो तुम मुझे इसके पास ले गई ताकि ये मेरी भी आईब्रो उड़ा दे? नहीं दीदी, हम सच कह रहे हैं। अपने सामने जो पटना वाली है, उसकी बेटी का मेकअप भी यही की थी। अब सुमन और काजल दूसरे ब्यूटी पार्लर वाले के पास जाते हैं, जो कि गांव से थोड़ी महंगी ब्यूटी पार्लर वाली थी। अब वहां पहुंचकर सुमन और काजल उसे शादी वाले दिन के लिए फाइनल करके आते हैं। ऐसे ही समय बीतता है, तभी काजल सुमन के पास आती है और सुमन से कहती है, दीदी अभी थोड़ा बहुत रस्म हो जाने दो, उसके बाद वो ब्यूटी पार्लर वाली आएगी। वैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसके मेकअप से? पता नहीं कैसा मेकअप करेगी। फोटो तो उसने अच्छी दिखाई थी ब्राइडल की, बाकी अब मेकअप के बाद ही पता चल पाएगा कैसा होगा क्या होगा। अब सुबह से कई रस्मों के बाद ही देर शाम 5 बजे मेकअप वाली आ जाती है, जिसके बाद सुमन को तैयार किया जाने लगता है और ब्यूटी पार्लर वाली रिंकू सुमन का मेकअप कर रही थी। तभी उमा का आना होता है और वो पार्लर वाली रिंकू से कहती है, बेटा आप ही हो सुमन की मेकअप वाली? जी आंटी जी, हम ही है। क्या हुआ? बेटा मैं तो बस ये कहने आई थी कि जरा अच्छे से मेकअप करना। ये गांव के मेकअप से बहुत डरती है, कोई ढंग का मेकअप करता ही नहीं है।
आंटी जी, इस पूरे गांव की लड़कियों का शादी में मेकअप हम ही करते हैं और ऐसा गांव में हमसे अच्छा मेकअप ना शायद ही कोई करता होगा। करीब 1-2 घंटे बाद काजल अपनी बहन सुमन के पास आती है और रिंकू से कहती है, रिंकू दीदी, दीदी का मेकअप हो गया क्या? दरवाजे पर बारात आ गई है, जल्दी से करो जो भी करना है। अच्छा काजल सुन तो, मैं खुद को तो देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन देखकर बता तू कि मैं कैसी लग रही हूँ। अरे दीदी अच्छी लग रही हो, अभी मेकअप सेट होने में 10-15 मिनट लगेगा। अब काजल वहाँ से इतना कहकर चली जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ही उमा और काजल आते हैं सुमन को स्टेज पर ले जाने के लिए। और उमा सुमन को देखकर काजल से धीरे से कहती है, काजल ये क्या, इतना ओवर मेकअप? इसे बिना आईने में चेहरा दिखाए लेकर चलते हैं, वरना बवाल हो जाएगा। वहाँ लड़के वाले भी इंतजार कर रहे हैं। बड़ी मम्मी, यहाँ का मेकअप तो आप भी जानती हैं और अब कुछ करना तो बेकार है। अब सुमन को स्टेज पर ले जाने के लिए कहा जाता है। तभी सुमन अपनी माँ से कहती है, माँ स्टेज पर ले जाने से पहले एक बार मेरा चेहरा दिखा देते, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है बेटी, और खुद की नजर ही खुद लग जाएगी। चल, वहाँ लड़के वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। पक्का ना माँ, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? मेरी बेटी तो बहुत ही सुंदर है, तू अच्छी लग रही है बेटी। अब सुमन जैसे ही स्टेज पर पहुँचती है, लड़के की माँ सुमन से कहती है, जी ये सुमन नहीं है, कहीं आपने सुमन को बदल तो नहीं दिया? जी आप कैसी बात कर रही है संदन जी, भला हम ऐसा क्यों करेंगे, ये सुमन ही है। जी नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि ये सुमन ही है। अब लड़का सुमन से कहता है, जी देखिए आप जो कोई भी हैं, प्लीज सुमन की जगह पे क्यों आई हैं आप? अभी कुछ समय पहले ही सुमन से बात हुई थी मेरी। अरे मैं सुमन ही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे कैसे नहीं पहचान पा रहे। कहीं मेरा मेकअप बहुत ओवर तो नहीं है? ये आवाज तो सुमन की है। सुमन तुम प्लीज अपना चेहरा धो लो। इतना कहने के बाद ही सुमन अपना चेहरा धो लेती है और लड़का भी सुमन को देखकर कहता है, यार तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत थी, तुम इतनी सुंदर तो लग रही हो। मैं तो डर ही गया था तुम्हारा मेकअप देख के कि कहीं तुम्हारी जगह कोई और तो नहीं आ गई। इस मेकअप वाली को तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले अपनी माँ और काजल से निपट लूं। इनसे आते वक्त मैंने पूछा था कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो इन्होंने कहा बहुत अच्छी लग रही है। छोड़ूंगी नहीं इन्हें तो मैं। शादी के बाद करना तुम्हें जो कुछ भी करना है, इससे पहले कोई नया तमाशा हो शादी कर लेते हैं। पहले इन समय ना बहुत समय निकल चुका है। इतना सब हो जाने के बाद सुमन का चेहरा धुलने के बाद सुमन की शादी होती है और इधर ये सब तमाशा देखकर रिंकू तो पैसे लिए बिना ही वहाँ से निकल जाती है, लेकिन शादी हो जाती है। अब अगले दिन उमा रिंकू के ब्यूटी पार्लर पर जाती है और अपनी देवरानी विमला के साथ जाकर वहाँ जाकर कहती है, अरे ओ रिंकू, कहाँ है? बाहर निकल। मेरी बेटी का कैसा मेकअप किया है, उसके चेहरे पर दाने निकल आए हैं। आंटी जी देखिए, उसका मैंने पैसा भी नहीं लिया है। मैं तेरे दुकान को चलने नहीं दूंगी, पुलिस बुलवाऊंगी। आंटी मैंने पहली बार मेकअप नहीं किया है जो आप ऐसा कह रही हैं। अब विमला और रिंकू में बहुत बहस होती है। हालांकि अब तो जो होना था हो ही गया था, लेकिन उमा और विमला अब अपने मन की भड़ास उस पार्लर वाली रिंकू पर निकालने गए थे। सुमन अपनी चारों बहुओं के साथ बहुत खुश थी, लेकिन उसकी चारों बहुओं में एक कमी थी, वो हमेशा घूंघट में ही रहती थी। सुमन के लाख मना करने के बाद भी उसकी बहुएं घूंघट हटाने को राजी ही नहीं होती थी, पर वो ये सोचकर खुश थी कि अब उसकी 5वीं बहू आएगी, वो तो कम से कम इनकी तरह घूंघट में नहीं रहेगी ना। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है, सुमन की 5वीं बहू भी आ जाती है और वो भी बाकी की 4 बहुओं की तरह ही घूंघट में ही रहने लगती है। एक दिन जब सुमन खाना खाने के लिए बैठती है तो सुमन अपनी 5 बहुओं, बड़ी बहू धरा, दूसरी बहू भावना, तीसरी बहू मीनू, चौथी बहू रावी और 5वीं बहू अंजलि के सामने अंजलि से बोलती है, अंजलि बहू, तुझे आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तू अभी से बाकी चारों बहू की तरह हो गई। इन्हें तो मैं बोल बोल कर थक गई कि बिना घूंघट के रह लिया करो, लेकिन नहीं, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। और अब तू भी, कुछ दिन पहले ही तो तू आई है और इनकी तरह घूंघट में रहने लग गई। माँ जी, मुझे तो ये लग रहा था कि आप बहुत गुस्से वाली हो, इसीलिए आपकी बाकी बहुएं घूंघट में रहती हैं, लेकिन आप तो खुद ही घूंघट उठाने को बोल रही हो। क्या बात है, आपके तो बड़े ही मॉडर्न विचार हैं। अरे भाई, कितनी बार बोला है, जिसको बोलना है वो अपना नाम लेकर बोले। समझ ही नहीं आता कि कौन बोल रहा है। अब बस सबकी आवाज पहचानती रहूं क्या मैं?
माँ जी, आपकी सबसे छोटी बहू अंजलि आपसे बोल रही थी वो सब, और मैं आपकी बड़ी बहू धरा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई मैं। अंजलि बहू, अब तो तुझे पता चल गया ना कि तेरी सास के कितने मॉडर्न विचार हैं। अब तो तू अपना घूंघट हटा ही सकती है। ऐसा लगता है घर में मैं अकेले ही रहती हूँ, क्योंकि बाकियों के चेहरे तो दिखाई नहीं देते, बस आवाज ही सुनने को मिलती है सबकी। नहीं माँ जी, मैं घूंघट नहीं हटा सकती। जब तक मेरी चारों जेठानियाँ घूंघट में हैं, तब तक मैं कैसे घूंघट के बिना रह सकती हूँ। मुझसे पहले इनका फर्ज है कि ये घूंघट हटाएं और फिर मैं। हम तो बिल्कुल ही नहीं ना हटाएंगे हटाएं घूंघट। सुन लिया तूने, ये तो मानने वाले नहीं। कम से कम तू ही समझदार बन जा और घूंघट हटा ले। नहीं माँ जी, अच्छा नहीं लगता है ना। मेरी माँ और पापा ने मुझे यही सिखाकर भेजा है। सास अगर माँ है तो मेरी जेठानी भी छोटी माँ से कम नहीं है। इसीलिए अगर वो घूंघट में रहती है तो मैं भी घूंघट में ही रहूंगी। लो, हो गया बेड़ा गर्क। तुम चारों तो पहले से ही घूंघट वाली थी, अब मेरी पांचवी बहू भी घूंघट वाली बन गई। हो गई तसल्ली तुम सबको। पता नहीं अब इनकी शक्ल देखने को मिलेगी भी या नहीं। माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी पांचों बहुएं कितनी ज्यादा संस्कारी है। और अब फालतू की बातें करने से क्या होगा? आपको भूख लगी थी ना, ये लो खाना खाओ, आज तो अंजलि ने बनाया है। सुमन की पांचवी बहू भी बाकी चार बहुओं के नक्शे कदम पर ही चल रही थी और अब वो भी बाकी की तरह घूंघट में ही रहने लगती है। सुमन की बातों को तो कोई नहीं मानता और हर समय पांचों बहुएं घूंघट में ही रहती हैं। कुछ दिनों बाद सुमन का बड़ा बेटा विवेक बाहर शहर से अपना काम खत्म करके अपने घर वापस आता है और सबको बुलाता है। सबको बुलाने के बाद विवेक अपना बैग से गिफ्ट निकालता है और देते हुए बोलता है, ये देखो, मैं सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये साड़ी माँ आपके लिए, लेकिन माँ इनमें से मैं सबको गिफ्ट कैसे बांटूं? सबके चेहरे पे तो 5 इंच का घूंघट है, कौन कैसे पहचान सकता है इनमें से कौन है? अब मैं क्या करूं? इतने समय से तो मैं अकेले ही झेल रही थी ना सबको। सब तो चले गए थे अपने अपने काम से बाहर। अब आ गया है ना तू, तो तू भी थोड़ा सा झेल ले, खुद पता लगा कि कौन सी है तेरी वाली। माँ मुझे तो लगा इनका अब घूंघट हट ही जाएगा, लेकिन अब तो एक मेंबर और बढ़ गया घूंघट में। जेठ जी, आपको थोड़ा ही पता लगाना है, ये तो मैं भी पता कर लूं, लेकिन वो भी नहीं होगा। जेठ जी, तो मैं बाकी सबका भी हूँ, लेकिन तुम कौन सी वाली हो ये बताओ ना। जेठ जी, ये अंजलि है, आपकी सबसे छोटी बहू। इसको भी हमारा ये घूंघट वाला संस्कार बहुत अच्छा लगता है। अब ये हमारी तरह ही घूंघट में रहेगी, लेकिन आप लोगों को ही पता नहीं कौन सी परेशानी है। और नहीं तो क्या, हम घूंघट में, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बाकी लोग हमें ताना मारते रहते हैं घूंघट को लेकर। अरे आज के समय में तो ऐसी बहू आसानी से मिले भी ना। अरे अच्छी बात है, तुम पांचों संस्कारी हो, लेकिन जब हम लोग ही बोलते हैं कि बिना घूंघट के रहा करो तो इसमें परेशानी ही क्या? और तुम जो इतने संस्कारों वाली बात कर रही हो, तो हमारी बात माना भी तो तुम्हारे संस्कारों में आना चाहिए, लेकिन वो तो तुम लोग नहीं मानते हो। अच्छा जी, अब आप बताओगे हमें संस्कार के बारे में? खुद तो आप अपनी बीवी से महीनों भर दूर रहते हो, अब आए हो तो उससे बात करने की बजाय ज्ञान दे रहे हो। अरे नहीं नहीं, पता चल गया, तुम तो पक्का मेरी बीवी धराई हो। तुम तो ऐसे हुक्म चला रही हो। मैं यहाँ सबके नाम से गिफ्ट रख दे रहा हूँ, खुद ही ले लेना। अगर मैं बांटने लगा तो पागल हो जाऊंगा। विवेक इतना बोलकर सबको उनका गिफ्ट दे देता है और अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। यहाँ सुमन की बहुएं उसकी बात तो मानने को राजी नहीं हो रही थी। वहाँ पूरे मोहल्ले वालों को बस यही लगता था कि सुमन की बहुएं बहुत ही संस्कारी हैं। कुछ दिनों बाद सुमन की पड़ोसन कांता उसके घर प्रसाद देने आती है और सुमन से बोलती है, ये ले सुमन प्रसाद, पूरे परिवार का एक ही साथ ले आई हूँ प्रसाद। तू तो आई नहीं कथा में, फिर मुझे खुद तेरे घर आना पड़ा प्रसाद लेकर। तू भी आ जाती तो कितना अच्छा रहता ना, लेकिन तू तो आई नहीं। मैं तो अपनी बहुओं से परेशान हूँ। अरे घर में घूंघट करके कौन रखता है? इनको समझाने के चक्कर में मैं तेरे घर कथा में आना ही भूल गई। पर कोई बात नहीं, 2 दिन बाद कीर्तन रखवाया है ना तूने, मैं उसमें जरूर आऊंगी तेरे घर। हाँ, कीर्तन में आना मत भूलियो, लेकिन तू अपनी बहुओं को समझाती ही क्यों है? बेचारी इतनी तो संस्कारी है। अब मंगला की बहू को देख लो, कथा में जीन्स टॉप पहनकर आ गई थी। अब बताओ, ये कोई बात होती है भला? अरे मैं कौन सा इन्हें जीन्स टॉप पहनने के लिए बोल रही हूँ। मैं तो बस इतना बोलती हूँ कि घूंघट करना है तो सर तक रखो, लेकिन पांचों मेरी बात ही नहीं सुनती। 5 इंच का घूंघट करके बैठ जाती है। वैसे इतने संस्कार तो होने ही चाहिए बहुओं में। इन्हीं संस्कार से पता चलता है कि वो एक अच्छे घर से आई हैं।
हाँ हाँ, जिसके पास है ना उसे ही पता चलता है। दूर से तो सबको चांद पसंद होता है ना। इतनी संस्कारी होने के बाद भी तेरे इतने ताने सुनती है तेरी बहुएं, लेकिन तू फिर भी उन्हें बोलती है। खैर मुझे क्या, मैं तो प्रसाद देने आई थी। और हाँ, कीर्तन में आना मत भूल जाइयो, और हो सके तो अपनी बहुओं को भी साथ ले आइयो। वो आएंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर कांता वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बाद कांता के घर में कीर्तन होता है तो सुमन वहाँ जा रही होती है, लेकिन उसकी सारी बहुएं जाने से मना कर देती हैं, जिसके बाद सुमन कांता के घर जा ही रही होती है कि वो अपना पर्स लेना भूल गई होती है, इसीलिए अपने घर वापस जाती है। तो वहाँ अपनी 5 बहुओं को बिना घूंघट के देखकर बोलती है, ये क्या है? हम लोगों के आगे इतनी संस्कारी और हमारे जाते ही ये क्या लगा रखा है? माँ जी, मैं तो इनको देखकर ही घूंघट करती थी, अब इन्होंने हटाया तो मैंने भी हटा लिया। माँ जी, मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए मैं घूंघट में रहती थी। मेरे तो चेहरे पर इतने बड़े बड़े दाने हैं, मुझे खुद ही अपनी शक्ल नहीं पसंद है तो दूसरों को क्या ही पसंद आएगी, इसलिए मैं घूंघट में रहती थी। और तुम दोनों क्यों रहती हो? मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ ना, इसलिए मुझे लगा कि घर में बाकी बहुओं को भी संस्कार आने चाहिए, इसलिए मैं उनके लिए भी घूंघट में ही रहती थी। और मुझे तो देख ही लिया, मेरा रंग इतना काला है, बाकी की चारों बहुएं तो इतनी सुंदर हैं, लेकिन फिर भी अपनी मर्जी से घूंघट में रहती थी। और मैं तो इतनी काली हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। अच्छा, तो मतलब घूंघट रखने की वजह ये थी, ना कि तुम 5 के संस्कार। मुझे तुम 5 की शक्ल शादी से पहले ही देख लेनी चाहिए थी। पहले शक्ल देख लेती तो आप क्या शादी नहीं करती? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम 5 अपनी अपनी जगह बहुत सुंदर हो, और मुझे ये पहले से पता होता तो मैं तुम्हें बिना घूंघट के ही रहने को बोलती। लेकिन कोई बात नहीं, अब से तुम 5 बिना घूंघट के ही रहोगी। सुमन की 5 बहुओं के घूंघट की असली बात तो कुछ और ही थी, लेकिन जब सुमन को पता चलता है तो भी वो सबको समझाती है और बिना घूंघट के रहने के लिए बोलती है। और अब जब सब पता ही चल गया था, इसीलिए उसकी 5 घूंघट वाली बहुएं भी बिना घूंघट के रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।